हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पिछली कक्षा के दौरान हमने छायावाद के संदर्भ में पढ़ा। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को जाना कि छायावाद की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाकर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। हमने देखा कि इसे छायावाद नाम क्यों दिया गया और कब दिया गया, और हमने देखा छायावाद की प्रमुख परिभाषाओं को जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाते हैं। हमने देखा कि छायावाद के प्रवर्तक हम किसको मानेंगे और किस किस विद्वान को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है, नंदुलारी वाजपेयी जी ने किसे माना है, और इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त की बात हमने इससे पिछली कक्षा के दौरान की है। हमने छायावाद के अर्थ को जाना कि छायावाद जो शब्द है उसका अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लगाया है और क्या अर्थ लगाया है। किसने इसे रहस्यवाद के रूप में देखा है, किसी ने इसको अन्योक्ति पद्धति के रूप में देखा है, तो किसी ने इसे शैली वैचित्र्य मधुचर्य और चित्रभाषा शैली के रूप में देखा है। यहाँ से लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं। आज की कक्षा में हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य। तो देखिए, छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्यधारा है। छायावाद क्या है? अब आपसे छायावाद के संदर्भ में सत्य असत्य कथन जब पूछे जाएंगे, वहाँ आपसे यह पंक्ति देकर, लाइन देकर पूछा जा सकता है कि छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्यधारा है, क्या ये कथन सत्य है या नहीं है। तो जो ऐसी लाइनें हैं इनको आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्यधारा है, अर्थात छायावाद को हम क्या कहेंगे? मानवतावादी काव्यधारा। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करके उसे राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता एवं सर्वात्मवाद तक पहुंचा देता है। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जग के वृंदावन बन जाने की कामना की। प्रसाद ने आंसू में क्या किया है? जो दुख है उसको जग के वृंदावन बन जाने की कामना की है। उनकी कामायनी शक्तिशाली और विजयी बनने का आह्वान करती है। कामायनी हम सब ने पढ़ रखी है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान, ऐसा प्रसाद जी कहते हैं। निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा है। राम की शक्ति पूजा में न्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्याय और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याप्त बताते हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया है। तो यहाँ हम बात करते हैं छायावाद में मानवतावादी काव्यधारा की। अब इसका कला पक्ष है, उस पर हम नज़र डालेंगे। आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार अर्थात हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव की समानता के आधार पर नई प्रकार का सादृश्य विधान। छायावाद की महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता क्या रही? नए प्रकार का सादृश्य विधान छायावाद में हमें देखने को मिलता है। इसके लिए सूक्ष्म संवेदनशील इंद्रिय बोध अपेक्षित था। पंत जी निर्जन को गुंजित अली कहते हैं। पंत जी निर्जन को क्या कहते हैं? प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। निर्जन को गुंजन अली कौन कहते हैं? पंत जी। प्रसाद की इन पंक्तियों से छायावाद के नए प्रकार के सादृश्य विधान का कुछ पता चल जाएगा। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। यहाँ शून्य हृदय आकाश है, झंझा झकोर मानसिक क्षोभ का, बिजली तड़प का और नीरदमाला आर्द्र करुण मन स्थिति का द्योतक है। ये सादृश्य विधान जो हमें छायावादी जो कलात्मक विशेषता है जो देखने को मिलता है, इन पंक्तियों में हमें अच्छे से ज्ञात हो रहा है। छायावाद ने नए प्रकार के बिंब और प्रतीक प्रस्तुत किए हैं। मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार रहा है। छायावाद का प्रिय अलंकार कौन सा रहा है? मानवीकरण अलंकार। छायावाद निराला के मुक्त छंद के लिए भी विख्यात है। निराला ने कविता को भाषा, भाव एवं अर्थ प्रवाह की दृष्टि से पुनर्व्यवस्थित किया है। निराला ने कविता को भाव और अर्थ की दृष्टि से पुनर्व्यवस्थित किया है। तो ये प्रश्न भी आपसे बनाकर पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसे कोट कर लेंगे।
भावानुसारी होकर कविता की पंक्तियाँ निश्चित मात्राओं में बद्ध नहीं रह गईं, वे लंबी छोटी लिखी जाने लगी, जैसे जागो फिर एक बार, समर में अमर का प्राण सैंधव तुरंगों पर, चतुरंग चमू संग आती, पंत का प्रिय छंद रोला रहा। छायावाद के प्रमुख अलंकार की हमने बात की थी, मानवीकरण। यहाँ हम बात कर रहे हैं पंत के प्रिय छंद की, रोला, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन उन्होंने भी रोला छंद को बीच बीच में तोड़कर भावानुप्रवाही बना लिया है। छायावादी कवियों ने उत्कृष्ट गीत लिखे हैं। महादेवी के गीतों में नारी सुलभ करुणा एवं सतर्क संकोच का भाव मिलता है। छायावादी कवियों की भाषा तत्सम बहुला है। ध्यान रखेंगे, छायावादी कवियों की भाषा कैसी है? तत्सम बहुला भाषा है। वे व्याकरण के प्रति, विशेषतः वाक्य गठन के प्रति बहुत सचेत नहीं है, अर्थात जो व्याकरण की वाक्य गठन पद्धति है उसके अनुसार वे सचेत नहीं हैं, उनके अनुसार नहीं है। इनकी भाषा जो है वह तत्सम बहुला भाषा रही है। शब्दों की नाद व्यंजना पर काफ़ी भरोसा ये करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय आज की कक्षा में हम देखेंगे। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ेंगे। एक और बात जो हम आपको, ये जो चारों छायावाद के आधार स्तंभ हैं इनकी बात करेंगे, इनसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। और प्रश्न यह है कि ये जो चार आधार स्तंभ हैं, चार प्रमुख कवि या चार आधार स्तंभ की बात हम छायावादी कवियों की करते हैं, ये छायावाद के चार आधार स्तंभ किनके अनुसार बताए गए हैं? तो हम बात करते हैं कृष्णदेव झारी की। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के चार आधार स्तंभ माने गए हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का नाम प्रमुखतः आता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा, पंत को विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी को महेश और महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा का नाम दिया गया है। ये हैं चार आधार स्तंभ। अगर हम बात करते हैं छायावाद के वृहत्रयी की आचार्य नंदुलारी वाजपेयी के अनुसार, तो उसमें भी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम प्रमुखतः आता है। नंदुलारी वाजपेयी। अगर छायावाद की लघुत्रयी, तीन छोटे कवियों की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। कहीं कहीं भगवती चरण वर्मा के स्थान पर हमें माखनलाल चतुर्वेदी का नाम भी देखने को मिलता है। तो ये लघुत्रयी, वृहत्रयी, छायावाद का आधार स्तंभ, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए छायावाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के विषय में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में की। ये मूलतः मादकता और आनंद के कवि हैं। अब आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि छायावाद में मादकता और आनंद के कवि कौन माने गए हैं? तो नाम लेंगे हम जयशंकर प्रसाद का मादकता और आनंद के कवि के रूप में। इनकी प्रारंभिक कविताओं में संकोच का भाव है। बाद में अपने मन के गहरे विषाद को इन्होंने आंसू में लोक मंगल की भावना से जोड़ा है। जयशंकर प्रसाद तीस कचोट और जगत की नश्वरता के समक्ष मानव जीवन की नगण्यता के बोध के कवि हैं। कभी कभी उनमें सूफी कवियों जैसी उत्कृष्ट वेदना का भाव पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद दार्शनिक कवि हैं। उन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को कामायनी में प्रबंध योजना से समन्वित करके अभिव्यक्त किया है। कामायनी मानव के बाह्य और आंतरिक विकास का कथा काव्य है। कामायनी से संबंधित कुछ पंक्तियां देकर आपसे सत्य असत्य कथन में पूछा जा सकता है कि क्या ये कथन सत्य है कि कामायनी मानव के बाह्य और आंतरिक विकास का कथा काव्य है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सत्य कथन यह है, जो अंत में शैव आनंदवादी दर्शन में समाधान ढूंढता हुआ हमें दिखता है। यद्यपि इस विशुद्ध कृति पर अनेक आधुनिक विचारों का भी प्रभाव रहा है। इनकी प्रसिद्ध प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद की बात हम कर रहे हैं, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, आंसू, झरना, लहर और कामायनी। इनको आपसे क्रम से भी लगवाया जा सकता है। क्रम से लगवाकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि
जो जयशंकर प्रसाद हैं इनकी पहले कौन सी कृति आई और उसके पश्चात कौन सी कृति आई। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। जो कामायनी है यहाँ 1937 दिया हुआ है, कामायनी का जो समय सीमा है यहाँ आप 1935 करेंगे। तो आपसे क्रम से भी प्रसाद की जो काव्य कृतियाँ हैं इनको लगवाया जा सकता है। चित्राधार जो इनकी रचना है इसमें प्रारंभिक जीवन में विविध पत्र पत्रिकाओं में जो छपी कविताएं हैं उनको संकलित किया गया है। इनका जो प्रेम पथिक ब्रजभाषा में लिखा था, किंतु प्रारंभ में यह जो काव्य है प्रेम पथिक ये ब्रजभाषा में लिखा था, आगे चलकर फिर इसे खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया और यह एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम पथिक को प्रारंभ में इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा था और आगे चलकर खड़ी बोली में इसे प्रवर्तित किया था और यह एक प्रबंध काव्य है। महाराणा के महत्व की अगर हम बात करते हैं तो यह एक लघु ऐतिहासिक खंड काव्य है जिसमें महाराणा प्रताप की उदारता का चित्रण इन्होंने किया है। कानन कुसुम, इसके पश्चात चित्राधार जिसकी हम बात कर रहे हैं, आंसू, झरना। आंसू की बात करें तो यहाँ से आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि आंसू है वह जयशंकर प्रसाद का एक स्मृति काव्य है, स्मृति काव्य और एक विरही हृदय के सहज स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। कथानक की रूपरेखाएं इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, किंतु फिर भी अतीत की स्मृतियों की अभिव्यंजना योजनाबद्ध ढंग से इसमें की गई है और इसका प्रथम संस्करण 1925 में आया था, प्रकाशित हुआ था और द्वितीय संस्करण में प्रथम से कुछ अधिक छंद इसमें जोड़े गए हैं। लहर की बात हम करें, लहर और झरना की, तो लहर जो झरना है यह एक गीत संग्रह है और जो लहर है यह एक कविता संग्रह है, गीति काव्य है। इनका अंतर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। आंसू से लेकर जो 1933 तक की कविताओं का संकलन है वह लहर में किया गया है। आगे देखिए, अगर हम बात करें कामायनी की, कामायनी से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं? पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतीक पूछ लिए जाते हैं कि मनुमन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का, और इसके अलावा यह कहाँ से, इसका जो लेखन की प्रेरणा है वह कहाँ से मिली है? सतपथ ब्राह्मण से मिली है। इसे कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है कामायनी को? तो इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ से बनाकर पूछे जा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये छायावाद के प्रवर्तक माने गए हैं। छायावाद के ब्रह्मा इन्हें कहा जाता है। ईला चंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त इन्हें छायावाद के जनक के रूप में देखते हैं। इसके अलावा बात करें तो आलोचक इनको झारखंडी कवि के नाम से भी बुलाते हैं। ये प्रारंभ में कलाधर नाम से ब्रजभाषा में रचना कार्य करते थे और उर्वशी इनका गद्य पद्य में चंपू काव्य है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी तथ्यों का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल राज्य बंगाल में हुआ। उनका गांव बेसवाड़ा अवध उन्नाव जिले के अंतर्गत पड़ता है। निराला ओज और औदात्य एवं विद्रोह के कवि हैं। अब ये प्रश्न भी बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद के ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कौन से माने जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन पर वेदांत और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव रहा है। किस किस का रहा है? वेदांत का, रामकृष्ण परमहंस का और विवेकानंद जी का प्रभाव इन पे रहा है। प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। इसलिए उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है। निराला अंकूठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि और तृप्ति के कवि हैं। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बनाया जा सकता है आपसे कि अंकूठ, वयस्क श्रृंगार दृष्टि और तृप्ति के कवि छायावाद के कौन से कवि माने जाते हैं? तो हम नाम लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। वे सुख दुख दोनों को भरपूर देखकर उससे ऊपर उठकर चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। उनकी कविताओं में बौद्धिकता का भरपूर दबाव और तर्क संगति देखने को मिलती है। अपने युग का विषय यथार्थ और उससे उभरने की साधना उनकी 3 प्रबंधात्मक दीर्घ कविताओं, कौन कौन सी? तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, इनमें देखने को मिलती है। इनसे संबंधित कई तथ्य आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह इनकी 3 प्रबंधात्मक ऐसी कविताएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तुलसीदास
यह श्रेष्ठ प्रबंधात्मक निराला का एक काव्य है जिसमें कवि तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवपूर्ण मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास करता है। इसमें तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली के मिलने के लिए उसके पीहर चले जाने पर और पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर रामोपासना में लीन रहने की घटना का जो वर्णन है वह तुलसीदास में किया गया है। और इस रचना के लेखन के कारण यह माना जाता है कि ये तुलसीदास को अपना सर्वप्रिय कवि मानते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निराला ने अपनी कौन सी रचना के आधार पर तुलसीदास को अपना सर्वप्रिय कवि माना, तो तुलसीदास के आधार पर। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यह भी प्रश्न बनाकर पूछा जाता है कि निराला का प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है, तो सरोज स्मृति है, जो इन्होंने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुण स्मृति में लिखा था। इसे हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है। इसमें वात्सल्य और करुण दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण जो कृति है जिसका नाम हम लेते हैं राम की शक्ति पूजा। यह एक लघु प्रबंधात्मक काव्य है जिसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित होता है। इस रचना पर कृतिवासी रामायण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है और यह शक्ति काव्य जिजीविषा और राष्ट्रीय चेतना की कविता है। एक और इनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है कुक्कुरमुत्ता। आपने पढ़ी भी होगी कुक्कुरमुत्ता कविता। अभी सुन वे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, जिसमें ये पंक्तियाँ आती हैं। कुक्कुरमुत्ता में इन्होंने पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया है और कवि ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करके उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रचुर प्रयोग करते हुए सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा इस कुक्कुरमुत्ता कविता में हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। सरोज स्मृति उनकी कन्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। अपनी कन्या का बचपन और युवावस्था का ऐसा अंकुट और संयमित वर्णन अन्यत्र दुर्लभ होगा। निराला हिंदी में मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न कई बार बनाकर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। वे स्थितियों के संश्लेषण से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव पक्ष प्रकट करते हैं। नाद सौंदर्य का उनकी काव्यात्मकता में विशेष स्थान रहा है, इसलिए उनकी कविताओं में कभी कभी दुरूहता आ जाती है। निराला में प्रारंभ से ही छायावाद के साथ साथ सरल और बोलचाल की भाषा में जीवन के विषय यथार्थ को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है। यह महत्व निराला को ही प्राप्त है कि हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के कवि अपना संबंध उनसे जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं। किनसे? निराला जी की बात यहाँ हम कर रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियों में अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, अपरा है, कुक्कुरमुत्ता है, अणिमा है, बेला है, नए पत्ते हैं। इनका क्रम भी आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाकर पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इनकी जो अनामिका है यह 1923 में लिखी गई। अनामिका और गीत कुंज इनके दो संस्करण हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद परिमल का समय 1930, फिर गीतिका का समय 1936, फिर तुलसीदास आती है इसके बाद में। ध्यान रखेंगे जो हमने ऊपर पढ़ी बहुत महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास 1938, फिर अणिमा आती है, फिर कुक्कुरमुत्ता आती है, उसके पश्चात नए पत्ते, आराधना, सरोज स्मृति। इससे पूर्व राम की शक्ति पूजा 1936 में आ जाएगी। और फिर धीरे धीरे इनकी जो रचनाएं हैं इनको क्रम से हम लगाकर अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें किसी प्रकार की गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कविता है, जो इनकी पहली कविता के नाम से प्रसिद्ध है और सर्वप्रथम कविता इनकी मानी जाती है, वह है जूही की कली 1916 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे रामविलास शर्मा के अनुसार इनकी जो पहली कविता है वह भारत माता की वंदना 1920 मानी जाती है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह जूही की कली 1916 मानी जाती है। परिमल काव्य संग्रह में इनकी प्रमुख कविताओं का संग्रह हमें मिलता है। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दीन, बहू, पंचवटी प्रसंग, ये परिमल काव्य संग्रह में हमें मिलती है। और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन कविताओं के नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये कविताएं किसकी हैं। जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत
प्रभावोत्पादक रूप से प्रस्तुत की गई है। आगे हम देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, अगले हमारे छायावादी प्रमुख कवि। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक मनोरम स्थान पर हुआ है। उनकी कविता में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त है। अब आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि छायावाद के वे कौन से कवि हैं जिनकी कविता में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त है। प्रकृति को महत्व तो प्राप्त है, लेकिन विशेष महत्व किनकी रचनाओं में प्राप्त है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त है। पंत जी प्रधानतः संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। अब ये भी प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है कि छायावाद के प्रधानतः संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि माने जाते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत। छायावादी कवियों में सबसे सहज अतः तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि भी पंत हैं। अब ये भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि छायावादी कवियों में सबसे सहज अतः तत्काल स्वीकार्य लोकप्रिय कवि कौन से माने जाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत। उनकी कविता में छायावाद को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी काव्य चेतना ने कई मंजिलें तय की हैं। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमिका विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। प्रारंभ में भी प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत थे, फिर मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे हैं। छायावाद के ऐसे कौन से कवि हैं जो अतिवादिता और संकीर्णता के घोर विरोधी रहे हैं? सुमित्रानंदन पंत। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट लेता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में उच्छ्वास क्रम से भी आपसे लगवाया जा सकता है, पल्लव 1927, वीणा 1927, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि और स्वर्ण किरण। देखिए, आपको ध्यान में रखते हुए इनको इस प्रकार से पढ़ना है कि इनकी जो 4 श्रेणियों में हम इनकी रचनाओं को विभक्त करते हैं, इनमें से इनकी कुछ छायावादी रचनाएं हैं, कुछ इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, कुछ इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं और कुछ इनकी मानवतावादी रचनाएं हैं। और इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि कौन सी जो रचना है वह सुमित्रानंदन पंत की छायावादी रचना ही है, या कौन सी रचना पर मानवतावादी या आध्यात्मिक या मानवतावादी युग का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इनकी छायावादी जो रचनाएं हैं उनमें हम नाम लेते हैं उच्छ्वास का, ग्रंथि का, वीणा का, पल्लव का और गुंजन का। ये जो रचनाएं हैं ये इनकी छायावादी प्रभाव से लिखी हुई रचना, या यूँ कहें कि छायावादी युग की रचनाएं हैं। इसके पश्चात युगांत, युगवाणी और ग्राम्या जो रचनाएं हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, प्रगतिवादी युग की रचनाएं हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाओं में स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि और युगांतर प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसके पश्चात अगर हम देखें तो इनकी मानवतावादी या यूँ कहें कि आध्यात्मिक रचनाओं में, जिसे नव मानवतावादी युग नाम दिया गया, उसमें लोकायतन, चिदंबरा, पतझर, अभिषेकिता, समाधिता, कला और बूढ़ा चांद प्रमुख रचनाएं इनकी आती हैं। तो आप पंत जी से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे पंत जी की सर्वप्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुई। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो, पंत जी द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। यह प्रश्न भी बनाकर पूछा जाता है। पंत की सर्वप्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास मानी जाती है, लेकिन सर्वप्रथम कविता जो है वह गिरजे का घंटा मानी जाती है। ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं, इनको अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम देखें इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उनकी प्रारंभिक रचनाओं में वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता की प्रधानता है, जबकि ग्रंथि और गुंजन रचना में नारी प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। एक तरफ वीणा का कवि है जो प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की अवज्ञा कर बैठता है, जो हमें पंक्ति कई बार परीक्षा में देखने को मिलती है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तो प्रकृति की भी माया, ये पंत जी की ही पंक्तियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। युगांत रचना छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना इनकी मानी जाती है। लोकायतन इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। पंत जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वह इनकी लोकायतन रचना है, जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बार बार
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है लोकायतन, जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई है, और एक प्रबंध काव्य या महाकाव्य इसे कहा जा सकता है, जो लगभग 700 पृष्ठों में यह लिखी हुई है। चिदम्बरा रचना के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत भूमिलैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे देखिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी जी की कविताओं में करुणा की भावना प्रधान है। महादेवी जी की कविताओं में क्या प्रमुख प्रधानता किसकी है? तो करुणा की भावना की। उन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है, सत्य असत्य कथन में आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की रचनाओं पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही है कि महादेवी वर्मा की रचनाओं पर हमें बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर भी उनकी कविताओं में निर्व्यक्तिकता नहीं है। आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा उनकी कविताओं की प्रमुख भावनाएं हैं। अब यह भी प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है कि किसकी कविताओं में हमें आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा की जो भावनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं? तो महादेवी वर्मा। उनमें नारी सुलभ सतर्क संकोच भी है, जिससे उनकी कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है। किनकी कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है? तो महादेवी वर्मा की कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है। क्यों? क्योंकि उनमें नारी सुलभ सतर्क संकोच है। कभी उन्हें श्रृंगारी समझा जाता है तो कभी उन्हें रहस्यवादी। वस्तुतः महादेवी जी की कविताएं भारतीय नारी की मानसिकता की उपज है। उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त और उनके निजी दुख से है, अतः दुख के दूर होने की उनमें प्रबल आकांक्षा है। मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो बार बार हम साहित्य के विद्यार्थी इनको पढ़ते हैं। उनकी प्रतिनिधि पंक्ति कही जा सकती है, किंतु उन्हीं की एक प्रसिद्ध और पंक्ति है, रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ। दीपक और बादल उनके प्रिय प्रतीक हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है इनके प्रिय प्रतीकों के नाम से, दीपक और बादल। गीत रचना में उन्हें विशेष सफलता मिली है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में निहार, नीरजा, सांदे गीत, श्यामा और दीपशिखा प्रमुख हैं। छायावादी पद्धति पर कविता करने वालों में जानकी वल्लभ शास्त्री, रामकुमार वर्मा आदि अन्य कवि भी उल्लेखनीय हैं। तो आप महादेवी वर्मा से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य, उनकी रचनाएं, उनकी काव्य संग्रह ध्यान रखेंगे। क्रम से भी लगाकर पूछा जा सकता है। निहार, फिर आती है रश्मि, इनका आप क्रम याद रखेंगे। फिर आती है नीरजा, फिर आती है सांदे गीत, फिर दीपशिखा और अंत में शब्द पढ़ना। उनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाओं को ध्यान में रखेंगे। स्मृति की रेखाएं, पद के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी। कौन? महादेवी वर्मा की बात हम कर रहे हैं। और बाद में खड़ी बोली में ये लिखने लगी और जल्द ही इस क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया है, आप सब जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्य के भीतर रही है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।